हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के इस सेशन में जो है हम फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जिसके अंदर के हम टीचर्स के एस्पेक्ट से, लर्नर्स के एस्पेक्ट से, सपोर्ट मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें कैसे टीचिंग को इफेक्ट डालती हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे प्रोडक्टिव बनाती है, इफेक्टिवनेस बनाती है, वो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एट द एंड हम इसी के रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे और उसको किस तरीके से आप एग्जाम में कौन सा ट्रिक लगा के सॉल्व करोगे ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाए। ये सारी चीजें मैं आपको जाके एंड में बताऊंगा, ठीक है? तो बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। क्या क्या चीजें हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? A myriad of factors influence effective teaching, and these elements can be categorized into 6 key areas. जो चीजें टीचिंग को अफेक्ट डालती हैं, उन चीजों को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे द टीचर, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्या? द टीचर, देन द लर्नर, द सपोर्ट मटेरियल इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, द इंस्टीट्यूशन एंड द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड सपोर्ट मटेरियल्स। तो सबसे पहले टीचर्स के एस्पेक्ट से कौन कौन सी चीजें टीचिंग को इफेक्ट डालती हैं, लर्नर्स के एस्पेक्ट से क्या क्या चीजें जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती हैं, क्या क्या सपोर्ट मटेरियल्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चाहिए होते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट जो है टीचिंग के दौरान या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एंड द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, क्या क्या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ या फिर कोई भी एकेडमिक्स एरिया में, क्या क्या इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सपोर्ट मटेरियल्स जो है जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। These components play pivotal roles in shaping the educational experience and outcomes for both educators and students. तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं कि कैसे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट हो और इसमें जो है प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है निकल के आए। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आप उसका डायग्राम देख सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जिसके अंदर की टीचर्स, लर्नर्स, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस जो है मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले टीचर्स रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए टीचर्स के पास? सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ए टीचर्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लीडिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो क्या होना चाहिए? डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उनमें जो है उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें और एक प्रोडक्टिव तरीके से एक्सप्लेन कर सके सारी चीजें स्टूडेंट्स को, ठीक है? फिर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, लर्नर्स के साइकोलॉजी को समझना, उनकी मतलब बैकग्राउंड को समझना, उनकी मतलब स्टेट ऑफ कौन सा उनका लेवल है, मतलब क्या क्या चीजें वो प्रीवियसली जानते हैं, क्या क्या चीजें सीख के आए हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, टीचर्स नीड टू नो हाउ स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है? जीन पियाजेस की बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि हमारे मतलब एडोलेसेंट एज में कैसे सीखते हैं बच्चे, उनके जो है इन्फेंट एज में कैसे सीखते हैं, और बाकी सारी चीजें कैसे मतलब वो मैनेज करते हैं अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर्स रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड शेयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद स्टूडेंट। तो फिर क्या चाहिए हमको? टीचिंग स्किल्स चाहिए, जिसमें कि हम सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा और क्या क्या चीजें स्किल मतलब कुछ इफेक्टिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है हमें चाहिए होंगी टू शेयर आवर नॉलेज विद द स्टूडेंट्स, टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद द स्टूडेंट्स, ठीक है? देन अप्रोचेबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी मतलब यहाँ पे टीचर्स हु आर ओपन, वेलकमिंग एंड गुड लिसनर क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लास्टिंग कनेक्शंस विद स्टूडेंट्स, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर टीचर्स के पास वो ओपन माइंडेड हैं, वेलकमिंग नेचर के हैं और एक अच्छे लिसनर अगर हैं, तो वो एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान और स्टूडेंट के साथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे सारी चीजें एक्सप्लेन करने के टाइम पे, ठीक है। तो ये अप्रोचेबिलिटी भी उनकी जो है बढ़िया होनी चाहिए। देन आता है बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। टीचर्स सर्व एज रोल मॉडल्स and their actions, behavior and personality traits greatly influence students imitation and practice। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स को देख देख के सारी चीजें सीखते हैं, उनको एक रोल मॉडल की तरह वो देखते हैं, उनके एक्शंस, उनके जेस्चर, पोस्चर, उनके बिहेवियर, उनकी मतलब क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका, डाउट सॉल्व करने का तरीका, ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट को मतलब अट्रैक्ट करती हैं और वो सारी चीजें उनको उनमें अच्छी लगती है, ठीक है। तो बिहेवियर और पर्सनालिटी भी एक टीचर्स की अच्छी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ, टीचर्स विद गुड मेंटल हेल्थ and adjustment positively impact the effectiveness of the teaching learning process and serve as ideal images for students। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो वो एक शार्प माइंडेड इंसान होने चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए, मतलब क्लास में अगर बच्चे शाउटिंग भी कर रहे हैं तो वो पेशेंस से सारी चीजें को मतलब अंडरस्टैंड करके सारी चीजों को जो है वो समझेंगे और एक इफेक्टिव तरीके से पेशेंसली सारी चीजें डिलीवर करेंगे और एक स्मूथ प्रोसेस कंडक्ट करवाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम में, ठीक है। देन द टीचर मस्ट बी डिसिप्लिन, इफेक्टिव टीचर्स possess discipline skill that promote positive behavior, create an environment conducive to learning। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साथ ही साथ क्या चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, डिसिप्लिन स्किल चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति, ना कि हमेशा आप एग्रेसिव नेचर दिखाएं, ठीक है। तो एक क्रिएटिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है आपको बिल्ड करना है लर्नर्स के साथ, जिससे कि वो जो है आपको सुनेंगे और आप उनके साथ बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो है क्या होंगी, आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट आता है लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स। तो लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर्स वेलबींग, पहले क्या आता है, लर्नर्स वेलबींग। द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर वो मेंटली फिट हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, तो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के टाइम पे भी वो सारी चीजें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सुनेंगे टीचर्स को और सारी चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। ये उनका एक एक्टिव रोल होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट आता है लर्नर्स पोटेंशियल, अचीवमेंट इन लर्निंग टास्क डिपेंड्स ऑन द लर्नर्स इनेट एबिलिटी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इंटरेस्ट, aptitudes and attitudes। The quality of teaching can be assessed by the students questions। तो स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, उनकी कुछ एबिलिटीज होने चाहिए प्रीवियसली जो वो चीजें सीख के आए हैं, इंटेलिजेंस उसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए, नॉलेज उनकी प्रायर कुछ ना कुछ वो पढ़ के आए होंगे, इंटरेस्ट उनका होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने में, एप्टीट्यूड्स मतलब मैथमेटिकल हो, रीजनिंग एप्टीट्यूड हो, ये सारी चीजें उनमें होनी चाहिए, एटीट्यूड्स टुवर्ड लर्निंग उनकी जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्वालिटी ऑफ टीचिंग किस चीज पे डिपेंड करेगी, स्टूडेंट के क्वेश्चनिंग में, ठीक है। मतलब स्टूडेंट किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्या डाउट्स उनके हो रहे हैं, उनको सॉल्व कर पाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट ऑफ ग्रेटली इन्फ्लुएंस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उनमें मोटिवेशन और एस्पिरेशन अगर है भरपूर मात्रा में, तो वो सारी चीजें को ठीक से समझ पाएंगे और सीखने के लिए क्यूरियस होंगे और सारी चीजें जो है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइफ गोल्स। लर्नर्स लाइफ फिलोसॉफी एंड गोल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम्स। अगर लर्नर्स के गोल सेट है, क्लियर है, तो वो लर्निंग के दौरान जो है सारी चीजें उनकी लर्निंग को इम्पैक्ट डालेंगे
और उनका आउटकम्स भी उतना ही बेहतर होगा जितना उनका करियर गोल जो है डिफाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, readiness and determination. Learners' readiness and willpower to learn play a crucial role in their learning outcomes. तो अगर उनके उनमें रेडीनेस है, उनका विल पावर स्ट्रांग है, तो वो सारी चीजें किसी भी चीज को सीखने में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये रेडीनेस और डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें, 5 चीजें यहाँ पे जो हमने डिस्कस की, ये लर्नर्स के एस्पेक्ट से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, देन आता है सपोर्ट मटेरियल्स। सपोर्ट मटेरियल्स रिलेटेड फैक्टर्स, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। पहला है हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स फॉर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। तो जो भी चीजें हम सीखना चाहते हैं उन सारी चीजों के लिए सपोर्ट मटेरियल्स का भी होना चाहिए, जरूरी है। लर्नर्स के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए वो सारी चीजें, जैसे कि लाइब्रेरी से बुक्स हो गए, या फिर कोई डिजिटल सपोर्ट जैसे कि कंप्यूटर वगैरह में उनको कोई असाइनमेंट या कुछ चीजें सर्च करके बनानी है, तो वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, देन क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ सपोर्ट मटेरियल, जो सपोर्ट मटेरियल या फिर जो भी लर्निंग मटेरियल आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है ये भी जरूरी है, और कितना रिलेवेंट है जो वो चीजें सीख रहे हैं उसके परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेराइटी एंड इंटरएक्टिविटी कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स। और बहुत सारे वेराइटी सब वेज में आप उनको इंस्ट्रक्शन दोगे। इंटरएक्टिविटी, आपके और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन जो है होनी चाहिए, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, ताकि वो डिफरेंट लर्निंग नीड्स को उनकी जो है कैटर कर पाए। ऑथेंटिसिटी एंड डाइवर्सिटी टू रिफ्लेक्ट लर्नर्स बैकग्राउंड। नेक्स्ट है लर्नर्स के बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑथेंटिसिटी और डाइवर्सिटी यहाँ पे होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू एकोमोडेट चेंजेस। जो भी टीचिंग लर्निंग के दौरान उनके एज या उनके कंपोजिशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वहां पे टीचर्स भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एडेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है, जो भी सपोर्ट मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कोई भी फिक्सिटी नहीं होनी चाहिए, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। रिजिडनेस मतलब यहाँ पे कोई भी चीजें फिक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें जो है चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। इजी ऑफ यूज एंड नेविगेशन फॉर यूजर फ्रेंडलीनेस। ईज ऑफ यूज, जो भी चीजें आप सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो वो इजी टू यूज होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए किस तरीके से वो मतलब वो सारी चीजों को पढ़ेंगे और उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई ऐप के थ्रू भी उनको पढ़ाना चाहते हो तो उनको वो ऐप चलाना आना चाहिए मोबाइल फोन में। ठीक है, या फिर कोई मटेरियल आप उनको प्रोवाइड करो, मैप, मान लो आप उनको एटलस दे रहे हो तो एटलस कैसे देखते हैं, कैसे फिजिकल ज्योग्राफी कौन सी जगह पे कैसे लोकेशन सेट करते हैं, कैसे माइंड मैपिंग करते हैं, ये सारी चीजें उनको समझ आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीडबैक मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फिर जो है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान कुछ हमें जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी जरूरी है, जिसमें कि हम फीडबैक लेंगे स्टूडेंट्स से, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को हम देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन विद टीचिंग मेथड्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे और क्या चाहिए हमें, टीचिंग मेथड्स साथ ही साथ हमें इंप्रूव करनी है टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है टीचिंग मेथड जो है वेराइटी ऑफ यूज करनी चाहिए। देन टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। टीचर्स की भी जो है 6 मंथ में एक बार या 1 साल में एक बार ट्रेनिंग उनकी जरूर करनी चाहिए, ताकि जो है एडवांस चीजें, एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करके कैसे वो स्टूडेंट्स को इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएंगे। एंड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो जो चीजें उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जा रही हैं उनको साथ ही साथ सपोर्ट भी किया जाना चाहिए कि उन सिखाई गई चीजों को वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हमारा आ गया इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज रिलेटेड फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग इन रिलेशन टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इन्वॉल्व्स वेरियस स्पेसेस utilized for formal instruction such as
क्लासरूम, लेबोरेटरीज, सेमिनार रूम्स, ऑन कैंपस क्लिनिक्स, लाइब्रेरी। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब अगर आपको बुक्स या ई कंटेंट की एक्सेस अगर मिलती है तो उसको साइब्रेरी बोल के किया जाता है। ऑनलाइन लाइब्रेरी इज कॉल्ड साइब्रेरी। तो यहाँ पे एक इसका एग्जांपल है पीजी, ई पीजी पाठशाला। वहां पे आप जो है बहुत सारे पीजी लेवल के कंटेंट को है जो है एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। तो वो एक साइब्रेरी जो कि नेटफ्लिक्स सॉरी हमारा जो है इनफ्लिप नेट के द्वारा आपके जो है इसको चलाया जाता है, जो कि ईपीजी पाठशाला है, ठीक है। तो उसको एक हम साइब्रेरी बोल सकते हैं। अदर फैसिलिटीज भी इसके अंदर, जैसे कि टीचिंग लर्निंग को और भी क्या क्या चीजें, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैसे बूस्ट करें, स्मार्ट क्लासेस वगैरह, ये सब, ठीक है। The accessibility of these spaces is crucial for effective teaching, as insufficient availability can impede students learning experience। ठीक है, ये सारी चीजें अगर अवेलेबल नहीं है तो ये स्टूडेंट्स के इफेक्टिव लर्निंग को जो है हम मतलब कुछ हद तक इम्पीड रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो क्लासरूम, लेबोरेटरी, सेमिनार रूम्स, ऑन कैंपस क्लिनिक, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस वगैरह उनको जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, learning environment related factor. Specifically, the classroom related factors affecting teaching are classroom size, layout impact students, teachers interaction। तो क्लासरूम का साइज मैटर करता है, लेआउट मतलब किस तरीके से उनका जो है क्लासरूम सेटअप किया गया है, और उनके इंटरेक्शन, लेआउट इम्पैक्ट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ठीक है। क्लासरूम का साइज यहाँ पे मैटर करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड मटेरियल्स फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या मटेरियल उसको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ये भी लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट अफेक्टिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड बिहेवियर। क्लासरूम में आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज कर पा रहे हो अपने टीचिंग के दौरान, ठीक है। उनके बिहेवियर्स को समझना और उनकी बिहेवियर लर्निंग के प्रति कैसा है, वो भी सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू डिजिटल टूल्स फॉर लर्निंग। तो डिजिटल टूल्स क्या है यहाँ पे, जैसे कि कंप्यूटर, आईटी लैब, ये सारी चीजें आप उनको डिजिटली कैसे आप उनको सारी चीजें सिखा रहे हो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू। जैसे कि अभी स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें कि आप स्मार्ट बोर्ड्स में अब जो है स्टूडेंट्स की क्लासेस ले रहे हो, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉयड बाय द टीचर। क्लासरूम को भी मैनेज करना आना चाहिए टीचर्स को, ताकि एक पॉजिटिव रिलेशन वो स्टूडेंट्स के साथ बिल्डअप कर पाए। फिजिकल कंफर्ट, सेफ्टी विद इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जो है बच्चे फिजिकली मतलब एक कंफर्टेबली बैठ के सारी चीजें सुन पाए, और सेफ्टी भी उनकी आपके मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सेफ्टी, ठीक है, क्लासरूम के अंदर भी। लेवल ऑफ नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंस इन द क्लास। तो क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे जो है नॉइज क्रिएट करते हैं, ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्शन भी करेंगे, तो उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगी। अगर आप क्लास को बेहतर मैनेज कर पाते हो तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और प्रोडक्टिव हो पाएगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको देखना है कि कैसे स्टूडेंट आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपके टीचर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड फैक्टर। तो अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, व्हेन इट कम्स टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इन रिलेशन टू इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तो इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ पॉलिसीज होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर कोई भी एडेड इंस्टीट्यूट्स जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के कॉम्बिनेशन में चल रही हो। These policies can either grant teachers autonomy or exert control over classroom activities। तो ये पॉलिसीज टीचर्स को ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके जो है एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। एक्सेसिव कंट्रोल कैन हार्म टीचर्स परफॉर्मेंस। अगर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है तो टीचर्स ओपनली सारी चीजें पढ़ा नहीं पाएंगे, और वो एक जो है
फ्लेक्सिबल तरीके से पढ़ा नहीं पाए। Conversely, granting teachers autonomy to choose teaching method and design classroom activities introduce flexibility, positively influence their teaching effectiveness। ठीक है, अगर हम उनको थोड़ा ऑटोनोमी दें, मतलब कुछ सारी चीजें उनको अगर स्ट्रिक्ट ना की जाए, तो टीचर्स जो हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी और डिजाइन अपने तरीके से चूज करेंगे टू टीच द स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। ठीक है, पॉजिटिवली उनमें जो है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जनरेट होगा, एक जो है रापुट बिल्ड कर पाएंगे स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने 6 के 6 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट हमने डिस्कस किया टीचर्स रिलेटेड फैक्टर, देन लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर, सपोर्ट मटेरियल्स रिलेटेड फैक्टर, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, देन इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड फैक्टर। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि प्रीवियसली यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, 2022 अक्टूबर 8 इवनिंग के सेशन में ये क्वेश्चन आया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर होने वाला है। करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली, करिकुलम शुड हैव ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। यहाँ पे जो ओनली वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये आपको हिंट देता है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी जहां भी है उसको डिलीट करो, पहले ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। नेक्स्ट, करिकुलम शुड बी डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव द कंट्री। ठीक है, करिकुलम शुड बी मेड एज पर नीड ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक। तो यहाँ पे एक और चीज बोला कि करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, करिकुलम शुड बी लर्नर सेंट्रिक, क्योंकि लर्नर्स को सीखना है सारी चीजें। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया, ए ऑप्शन भी यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली, ऑब्वियसली रेगुलरली मॉडिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी डी जहां पे है वो आपका राइट आंसर, सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से जो है आप सारी चीजें टाइम मैनेज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही ऑप्शंस जो है आपको हिंट देते होंगे, अगर आप वो हिंट्स को समझ पाओ तो आप इजीली टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बिल्डिंग ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे देखिए, ए टीचर मस्ट आस्क हिज हर स्टूडेंट्स अबाउट अदर टीचर्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, a teacher must feel envious of other teachers professional achievements, teachers must work as a team, a senior teacher must encourage junior teachers to contribute to the research and other academic activities for the institution। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में बोला है। ठीक है, बिल्ड करना है। तो यहाँ पे ए टीचर्स मस्ट आस्क हिज हर स्टूडेंट्स अबाउट अदर टीचर्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए सारे टीचर्स के पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, तो उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी अलग अलग होंगी, तो दूसरे कैसे पढ़ा रहे हैं हमको वो जानना नहीं है, अपनी टीचिंग कैसे इफेक्टिव हो पाएगी उसमें फोकस करना है। ठीक है, तो ये जहां कहीं भी है उसको एलिमिनेट, ए तो ऑप्शन ए और डी डिलीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, टीचर मस्ट फील एनवियस ऑफ अदर। यहाँ पे देखिए एनवियस का मतलब जेलस फील करना, तो दूसरे टीचर्स से क्यों जेलस फील करेंगे भला एक टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे बी भी जहां पे है उसको एलिमिनेट कर दो। आंसर आपका निकल के आ गया, टीचर्स मस्ट वर्क एज ए टीम, ऑब्वियसली टीचर्स एज ए टीम वर्क करना चाहिए। सीनियर टीचर्स जो हैं जूनियर टीचर्स को एनकरेज करेंगे, कंट्रीब्यूट टू रिसर्च एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर द इंस्टीट्यूशन। सही है, तो सी और डी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से एलिमिनेशन करते हुए आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन, by which of the following means can a teacher establish a good rapport with his her students। यहाँ पे देखिए कौन कौन से मीन्स के द्वारा जो है स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स एक अच्छा रापोर्ट मतलब अच्छा रिलेशंस बिल्डअप कर सकते। शोइंग ऑथोरिटी इन क्लासरूम, नो, ये तो कैंसिल हो गया। ऑथोरिटी क्यों दिखाना है, इंप्रेसिंग स्टूडेंट बाय हिज नॉलेज, ये भी जरूरी नहीं है, स्टूडेंट्स को इंप्रेस करना हमें नहीं है। ठीक है, प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड एंड फैसिलिटेटर विद ए डिजायर टू हेल्प देम, तो आपका राइट आंसर जो है सी देख के ही पता चल रहा है कि यही राइट आंसर होगा। बिकमिंग ए फ्रेंड, फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना है, फ्रेंड्स नहीं होना। ठीक है, तो ये वाला भी आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा।
उसका राइट आंसर जो है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर, एंड राइटिंग ऑफ ए टीचर, पर्सनालिटी ऑफ ए टीचर। तो ए बी सी देख के आपको क्या लग रहा है, ये आंसर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डी जो है आपका राइट आंसर होगा, एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू द लर्नर्स। ठीक है, ability of the teachers to explain how he is explaining the questions, how he is explaining the uh, theories and whole concept in the class, that is important. ठीक है, fifth question, which of the following potential factors affecting teaching are related to instructional facilities and learning environment? यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय द टीचर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट एंड रीडिंग मटेरियल्स फॉर यूज, ये आपका आ गया एक। ठीक है, सेकेंड आपका प्रेज एंड एनकरेजमेंट बाय द टीचर, ये इसमें नहीं है, टीचर्स रिलेटेड फैक्टर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में पूछा है। सेकेंड, प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस। तो थर्ड क्या इसका आंसर होगा? ऑब्वियसली प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस। शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर, ये भी आपके इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में शामिल हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आई जहां कहीं भी है इसको एलिमिनेट कर दो, ए बी आपका एलिमिनेट हो गया, और ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो बचा वो है बी, बी ही इसका राइट आंसर होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर अभी हमने डिस्कस किया था, टास्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द लर्नर, कंटेंट मास्टरी ऑफ द टीचर। लर्नर्स के रिलेटेड फैक्टर्स में टीचर का कोई रोल नहीं है, तो सेकंड को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, जहां पे भी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये भी इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द क्लासरूम, रेडीनेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, तो आपका देखिए यहाँ पे बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था टास्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द लर्नर होना चाहिए, रेडीनेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ क्लासरूम ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंदर आ गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, हाँ, और ये चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड ये टीचर्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, टीचर्स रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, तो थर्ड भी आप एलिमिनेट कर दो, और आई भी कंपोजिशन ऑफ द क्लासरूम भी यहाँ पे नहीं आएगा, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते। तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? कीप एन ऑर्डरली क्लासरूम, टू एस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ द टीचर, टू सस्टेन ए क्वाइट एनवायरनमेंट, टू मेंटेन ए पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर कितना इजी है। आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। ऑर्डरली क्लासरूम हमें नहीं करना, एस्टेब्लिश टीचर्स की प्राइमेसी क्यों होगी भला वहां पे? ठीक है, ये इसमें देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, क्वाइट एनवायरनमेंट, चुपचाप रहेंगे क्या हम क्लासरूम के अंदर? नहीं, तो डी ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 8th, which of the following are classroom related factors that influence effectiveness of teaching? क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर अभी हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंदर। ठीक है, क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर्स, फिफ्थ वाला जो ऑप्शन था। तो यहाँ पे प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, एडहेरेंस टू द लर्नर, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली टू व्हिच लर्नर्स बिलोंग। सी जहां कहीं भी है यहाँ पे देखो, सी आपके ऑप्शन में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बोला है क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली टू व्हिच लर्नर्स बिलोंग, ये हमारा जरूरी। सी जहां कहीं भी है आपको आपको आग बंद करके उसको एलिमिनेट कर देना। ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? सी। तो सी आपका जो है राइट आंसर ऑब्वियसली होने वाला है। ये ऐसे ऐसे ऑप्शन जो है आपको हिंट देते रहते हैं क्वेश्चन में ही, तो आपको वो सारी चीजें समझना है। सारी चीजें जानकर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता। ठीक है,
और आप वहां पे पैनिक फील करके फिर क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें ट्रिक्स लगा के सॉल्व करनी है। यहाँ पे आप आंसर रेफर कर सकते हो, सारी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हमें आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी कमेंट्स पढ़ के मैं जो है अपने इस लेक्चरस वीडियोस को जो है और ज्यादा इम्प्रूव कर पाऊं और आपको और अच्छे तरीके से सारी चीजें एजुकेट कर पाऊं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू ऑल।